दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, इस घटनाक्रम के दूसरे भाग में मैं आपको जो पहले घटनाक्रम का भाग छूटा था वहाँ से इस घटनाक्रम को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं घटनाक्रम शुरू करने से पहले थोड़े एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं किसी के मनोरंजन करने के लिए ये वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मेरी इस वीडियोज़ में एक लेपर्ड के डिफरेंट व्यवहार और किस प्रकार से वो 20 किलोमीटर एरिया में काम करता था और किस प्रकार से अंत में शिकारियों द्वारा उसे मारा जाता है, इस प्रकार की जो घटनाक्रम है उससे लोगों को सुनाने चाह रहा हूँ, तब कि लोगों को गुलदार के अनेक व्यवहार के बारे में पता चले और जिस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं उससे ये लोग सीखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस घटना में लगभग 7 बजे दीवान सिंह भी उस मंदिर से खाना खाने के बाद अपने रास्ते पे चल दिया। और लोग भी थे, परंतु धीरे धीरे सबके रास्ते गांव के अलग अलग थे और लोग अपने अपने रास्तों पे चल दिए। दीवान सिंह आदत के मुताबिक हो हल्ला करते हुए, किसी को गाली देते हुए, किसी को और कुछ कहते हुए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने गांव सैनखेत की ओर चल दिया। चलते चलते लगभग अंधेरा हो गया, उसे नशा भी ज़्यादा हो गया था। अब गांव के जो खेत थे वो खेत स्टार्ट हो गए थे, यानी गांव आने वाला था। उस खेत की 2 फुट की बटिया पे चलते चलते कभी दीवान सिंह खेत के नीचे गिर जाता। बड़ी मुश्किल से उसकी मेंढ और घास को पकड़ करके वो फिर खेत में आता और उसके बाद धीरे धीरे चलता। एक जगह पे दीवान सिंह फिर रास्ते से नीचे खेत में गिर गया। अब उस पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर उठे और फिर रास्ते पे आए और फिर चले। उसने सोचा थोड़ा देर ऐसे ही मैं रहूं तो क्या पता ठंडे के कारण जो शराब का नशा है वो कम हो जाएगा और तब मैं चल लूँगा। और धीरे धीरे शायद ज़्यादा नशे के कारण वो वैसे ही पड़ा रहा। वही गुलदार जो पहले घटना कर चुका था, इस एरिया पे जब उसने दीवान सिंह को लड़खड़ाते हुए देखा और चिल्लाते हुए देखा, तो वो भी धीरे धीरे दीवान सिंह के पीछे चल दिया। और जब दीवान सिंह खेत में गिरा तो उसने उस पर झपटा मार के उसको गले से पकड़ करके खेत के किनारे जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों में नीचे घसीट के वो ले गया। लेट देर तक जब दीवान सिंह घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसे ढूंढने के लिए टॉर्च और की रोशनी में रास्ते तक, सड़क तक वो लोग आए, परंतु सड़क तक भी दीवान सिंह का कहीं कोई पता नहीं था। और घटना लगभग 1 माह की थी और घटना वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर की थी, इसलिए उन्हें गुलदार का किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। वो ये सोचे शायद वो हम उसे ढूंढने यहाँ आए और वो दूसरे रास्ते से शायद गांव चले गया होगा। परंतु जब वो फिर गांव पहुँचे तो पता चला कि वो घर आया ही नहीं है। गुलदार ने दीवान सिंह को उस झाड़ी, उस सूखे नाले में जब ले गया तो उसने सबसे पहले वही जो पहले किया था, पेट फाड़ कर उसके जितनी आंतें थी वो सब खा गया और उससे यहाँ पहले की अपेक्षा अधिक अल्कोहल प्राप्त हो गई। और अब गुलदार की समझ में आ गया कि जो लोग शायद लड़खड़ाते हैं और जो चिल्लाते हैं, शायद उनमें इस प्रकार की टेस्ट का कोई चीज़ है जो गुलदार बड़े चाव से उसको ले रहा था। और दोस्तों, फिर सुबह जब लोग ढूंढने गए तो खेत में गिरे हुए
उसके जो निशान थे वो दिखाई दिए और थोड़ा देर घसीट के बाद उन्हें दीवान सिंह का आज खाया शव प्राप्त हो गया। घर में कोलाहल मच गया क्योंकि वही कमाने वाला एक सदस्य था और वो गुलदार द्वारा मारा गया था। इस समय फिर राजस्व और फॉरेस्ट को सूचना दी गई और वो लोग घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे शव का पंचनामा किया गया और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन विभाग इस समय भी इस घटना को ज़्यादा प्रचारित नहीं कर पाया और न ही अपने उच्च अधिकारियों से इसके लिए परमिट की मांग की गई। ये पहली घटना से जोड़ते हुए वही माना गया कि शराबी पिए हुए में था और गिरा हुआ था, कोई लपट आया और उसने उसे मार दिया और वे बात फिर वही आई और गई हो गई। दोस्तों, इसके बाद लगभग 4 महीने तक इस गुलदार के द्वारा कोई घटनाएं नहीं की गई और लोग जो थे वो जो 2 घटनाएं पहले हुई थी और उनको इस प्रकार से कि शराब पिए हुए आदमी को गुलदार ने मारा और ये लेटे हुए थे इसलिए मारा, इसलिए लोग इन सारी बातों को एकदम भूल गए। अब जून का महीना स्टार्ट हो गया, गर्मियों के दिन आ गए और जो लोग थे वो लोग जो ऊंचाई वाले जगह पे होते हैं वहाँ गांव में अपनी छानियाँ दूर होती है और छानी के अंदर गाय भैंसों को गर्म होता है, इसलिए उनको शाम के समय जब धूप छिप जाती है तो उसके बाद में बाहर निकाल लेते हैं। और थल जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी तो बहुत गर्मी सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो ऊपरी रामगंगा के तट पे बसा हुआ है और नीचे बिल्कुल घाटी है, इसलिए वो इलाका बहुत गर्म है। और धीरे धीरे जब ऊपर को वहाँ से उस सड़क से चलते हैं यानी घोरपाटा की ओर, तो धीरे धीरे ठंडक स्टार्ट होती है। चीड़ के जंगल, फिर बांस के जंगल, तो बांस के जंगलों में वैसे भी नीचे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस किया जाता है। बचन सिंह की गौशाला अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे थी। 9 तारीख जून की बात है 2012 की। दिन में बहुत तेज़ धूप थी और गाय भैंस जो थे वो बाँझ, क्योंकि ये जो घटना स्थल है ये माला झूला है। माला झूला चारों ओर से बाँझ के जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत रमणीक स्थान है और बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ जो गांव था वो भी चारों ओर से बाँझ के जंगलों से घिरा हुआ है और इनकी जो छानियाँ थी वो छानियाँ गांव से दूर थी, क्योंकि बरसात के मौसम तक लोग इन छानियों में अपने गाय भैंसों को रखते हैं और जाड़ों के मौसम पे लगभग अपने गांव के नज़दीक इन छानियों की गाय भैंसों को लेके आ जाते हैं। यहाँ पशुपालन का बहुत ज़्यादा प्रचलन था अभी, क्योंकि पहाड़ में अब पशुपालन रहा ही नहीं है, इसलिए गुलदार को खाने के लिए जो पशुपालन के द्वारा जो ढोर डंगर मिलते थे वो भी नहीं मिल पा रहे। तो उस टाइम तक यहाँ बहुत पशुपालन था और बचन सिंह सुबह अपनी गौशाला जाता। गौशाला में उनका गोबर होबर निकालने के बाद, गाय भैंसों को दूहने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ देता और जंगल छोड़ने के बाद जब वो शाम को आते तो उनको वो बाहर बांध देता, क्योंकि गर्मी का मौसम था। छोटी छानी के अंदर यदि 4-5 पशु हों तो वो गर्मी महसूस करते हैं, इसलिए गर्मियों में गाय भैंस जो भी हुए उन्हें बाहर बांध देते हैं। और जो गौशालाएँ होती है उन गौशालाओं में जो लोग हैं वो लोग वहाँ रात को रहने के लिए चल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बचन सिंह की गौशाला भी 500 मीटर दूर थी। शाम के समय बचन सिंह अपनी आदत के मुताबिक एक कच्ची की बोतल लेके आए और उन्होंने उससे पिया और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। हाथ पे एक डंडा, एक टॉर्च ली और धीरे धीरे रात को सोने के लिए
अपनी गौशाला की ओर चल दिए। शराब का नशा उतना तो नहीं था, परंतु थोड़ा बहुत जो उसकी झूम थी वो लगी थी। टॉर्च की रोशनी में गांव से 2 फुट के रास्ते पे चलते चलते कोई अपने छानी के नज़दीक पहुंच गया। उस दिन शायद ये गुलदार इससे पहले जो उसने घटना की थी वो सैनखेत में थी, और सैनखेत और इसकी दूरी ज़्यादा नहीं, केवल 2.5-3 किलोमीटर थी। परंतु समय बहुत गुजर गया था, 4 महीने का समय बहुत होता है, इसलिए इस चीज़ का किसी को कोई भय था नहीं, और उस बात को लोग अब भूल चुके थे। ये गुलदार शायद उस समय माला झोला वाली पोर्शन पे गश्त पे था, और उसने देखा कि रात के अंधेरे में लगभग 9 बजे के लगभग कोई टॉर्च आ रही है, और रास्ते पे ये गुलदार धीरे धीरे बच्चन सिंह के पीछे चलने लगा। उसे गुलदार के बारे में कोई आभास नहीं हुआ, और जब वह लगभग अपनी छानी के नज़दीक पहुंचने वाला था तो गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। रात के सन्नाटे में यदि उसने आवाज़ भी की होगी तो क्योंकि एक जंगल था और वो गांव से बहुत दूर था, इसलिए किसी को उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी, और गुलदार घसीटते हुए उसको लगभग डाउन में 500 मीटर दूर तक ले गया, और एकांत में उसने वही सबसे पहले उसकी आँत खाई, और उसके बाद उसकी पसलियाँ हाल्ट खा के फिर उसे पत्तों से छुपा के, और फिर वो गुलदार वहाँ से निकल गया। सुबह जब रात खुली, रात खुलने के बाद बच्चन सिंह की जो मिसेस थी वो वहाँ पहुँची। उसने देखा कि गाय भैंस बाहर में है, छानी का दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ कोई आदमी नहीं है। तो उसने सोचा शायद शौच के लिए बाहर गए होंगे, परंतु बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब बच्चन सिंह वापस नहीं लौटा तो उसने घर आकर घर वालों को बताया कि वे छानी में तो है ही नहीं। यदि कहीं चले गए तो जाते तो बता के जाते, सुबह नाश्ता करते, नाश्ता करने के लिए घर आना पड़ता, परंतु ये आज आए नहीं। फिर कुछ लोगों को शक जैसे हुआ, और वो लोग उन रास्तों पे बच्चन सिंह को ढूंढने लगे। एक जगह पे जहाँ पे बच्चन सिंह के हाथ की लाठी और उसका टॉर्च नीचे गिरा हुआ था, तो फटक से लोग समझ गए कि बच्चन सिंह को गुलदार उठा के ले गया है, और उसके बाद लोग उसी घसीट के निशानों पे लगभग 500 मीटर तक गए, और वहाँ बच्चन सिंह का अधखाया शव उन्हें प्राप्त हुआ। वही कार्रवाई फिर पट्टी पटवारी आए, वन विभाग वाले आए, पंचनामा किया गया, और उसके बाद उस शव को जला दिया गया। ना पिंजरे लगे, ना इसके लिए परमिट जारी किया गया। का महीना इस क्षेत्र के लिए बहुत पीड़ादायक होने वाला था, क्योंकि जब 4 महीने तक इस गुलदार को कोई भी, जो पहले उसको 2 आदमी गिरे हुए मिले थे और उनका इसने शिकार किया था, परंतु इस 4 महीने के बीच में क्योंकि उस समय लोगों में थोड़ा भय उत्पन्न हो गया था, तो कोई गिरा हुआ आदमी उसे नहीं मिला, और अब उसने बच्चन सिंह को घर से आते हुए में शिकार बनाया था, अथवा अपनी रणनीति को इस गुलदार ने अब बदल दिया था। उसको मालूम था कि ऊपर जंगल वाले एरिया पे रात के समय मुझे कोई शिकार मिलने वाला नहीं है, अतः अब वो जो थल की ओर नीचे बस्तियां हैं, जो घनी बस्तियां हैं, जो घनी आबादी है, उस क्षेत्र की ओर इसने बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, लगभग इस घटना के 7 दिन बाद यानी 16 जून को ये गुलदार चलमोड़ी के जंगल में किसी शिकार के इंतज़ार में वहाँ पहुँच गया। दोस्तों, चलमोड़ी माला झूला से नीचे थल की ओर लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर है, और ये गुलदार क्योंकि
जब माला झोला में इसने घटना की तो उसके बाद वहाँ जब ये सुबह देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। इसलिए इस गुलदार ने अपनी नई रणनीति के अनुसार इस स्थान को छोड़ दिया। और पहले भी जो 2 घटनाएं इसके द्वारा की गई थी, जहाँ ये अपने शिकार को पत्तों से छुपा के आया था, परंतु जब ये दूसरे दिन उस एरिया पे पहुँचा होगा तो उसे वो सब वहाँ नहीं मिले। इसलिए इस रणनीति के अनुसार, क्योंकि जब ये लोग एकत्र होते हैं तो ये शव को उठा के ले जाते हैं और उसे वहाँ दूसरे दिन शव प्राप्त नहीं हो रहा था। तो 3 घटनाएं जब इस प्रकार की हो गई तो इस गुलदार ने अपना जो रणनीति थी उसको बदल दिया। अब ये जहाँ लोग अधिक दिखाई दें और जिन बस्तियों पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ के लिए ये प्रस्थान कर गया, या उन जगहों को इसने अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। 16 जून को, क्योंकि 7 ही दिन हुए थे माला झोला की घटना को, 16 जून को ये गुलदार चलमोड़ी के जो चीड़ का जंगल है वहाँ पहुँच गया। चलमोड़ी में एक परिवार गौतम का रहता था। गौतम दिन में वहाँ से थल गया, क्योंकि घर में कुछ आवश्यक सामान जो थे वो समाप्त हो गए थे और जो रोड थी वो चलमोड़ी के ऊपर तक आती थी और एक रोड जो है वो चलमोड़ी के काफ़ी दूर नीचे तक थी। जब वो थल बाजार गया, थल गर्मियों के समय पे यहाँ पे जो आदि कैलाश तथा जो लोग मुनस्यारी, जोहार घाटी, दारमा, इन जगह टूरिस्ट प्लेसों पे घूमने जाते हैं, उनकी बहुत भरमार होती है। और यहाँ पे जो रामगंगा की जो मछलियाँ हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं और अतः प्रत्येक होटल में यहाँ पे मच्छियाँ बनाई जाती हैं और कहा जाता है कि यदि आप थल गए और थल की मच्छी भात यदि आपने नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। दोस्तों, गौतम भी आज सामान के लिए जब थल पहुंचा तो सबसे पहले दोपहर में उन्होंने अपने साथी के साथ मच्छी भात और देसी शराब का आनंद लिया। उसके बाद घर के जो सामान, आवश्यक सामान था, वो खरीदारी की। अब शाम हो चुकी थी। जो इनका गांव है, चलमोड़ी साइड की जो सड़क है, उस सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। लोकल जो टैक्सियाँ होती हैं, जब तक वे पूरी तरह से भर न जाए तब तक वे इस रूट पे नहीं चलती हैं। अतः गाड़ी में बैठे हुए, टैक्सी में बैठे हुए इन्हें बहुत देर हो गई थी, परंतु अभी तक सवारी पूरी नहीं हुई थी। जब लगभग शाम के 7:30 बज गए तो तब जाके टैक्सी की सवारी पूरी हुई और वह धीरे धीरे अपने गंतव्य पे चल दिया। थल से लगभग 7-8 किलोमीटर ऊपर इनका अपने उतरना का स्टेशन था। जो चलमोड़ी के ऊपर जो चीड़ का जंगल है, वहीं से इन चलमोड़ी के लिए जो रास्ता था वो था। अतः लगभग 8 बजे ये लोग वहाँ पे पहुँचे। अपने दोस्त के साथ गौतम उतरा, सामान उतारा और उसके बाद अपने सामान को पीठ पर लाद कर ये लोग उतराई में नीचे की ओर चल दिए। गुलदार का भय इन्हें था, परंतु उतना नहीं था, क्योंकि इससे जो पहले घटना हुई थी वो कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर थी। इसलिए एकदम ये भी नहीं था गुलदार यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए दोनों दोस्त आराम से घर की ओर चल दिए। जब ये लोग थल से चल रहे थे, जब टैक्सी में बैठे हुए बहुत देर हो रही थी, तो बहुत देर से ये टैक्सी में बैठे थे, तो इन्होंने जो ठेका है, ठेके से देसी शराब की एक बोतल ले ली
और वो भी अपने बैग में रख ली, क्योंकि पीने वाला आदमी अपना जुगाड़ कर ही लेता है। अब पीने की बारी थी कि इसको कहाँ पिया जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद दोनों के रास्ते अलग-अलग होने वाले थे। इसलिए रास्ते पे एक पानी का धारा था और डिस्पोजल गिलास इन्होंने अपने पास रखे थे। उसी धारे पे दोनों दोस्त बैठे और उसके बाद इन्होंने उस देसी शराब का आनंद लिया। अब थोड़ा नशा भी हल्का-हल्का इन्हें हो चुका था। अब दोनों रामा-रामी करते हुए अपने-अपने गंतव्य रास्तों पे चल दिए। गौतम का अभी तक लगभग 1 किलोमीटर दूर जो घर था, वो 1 किलोमीटर था, इसलिए वो भी धीरे-धीरे अपने जो चीड़ के जंगलों के बीच बना हुआ 2 फुट का रास्ता था, उस पे चल दिया। एक जगह ऐसी थी कि जिसमें रास्ता सीधे अंदर एक नाले पे जाता था और फिर इस प्रकार से बाहर निकलता था। तो वहाँ धूप अंधेरा हो चुका था, हल्की-हल्की जो लाइट थी, जो रोशनी थी, वो भी उस नाले तक नहीं पहुँच पा रही थी। अतः गौतम वहाँ पे थोड़ा जल्दी-जल्दी चलने लगा, ताकि उस कर्व को पार करके वो फिर जो थोड़ा हल्की-सी रोशनी वाली जो जगह थी, उस तक पहुँच जाए। और इसके पास कोई लाइट तो थी नहीं, इसलिए वो बहुत जल्दी-जल्दी चल रहा था। दोस्तों, इन्हें ये पता नहीं था कि जब ये लोग गाड़ी से उतर रहे थे, तो उस समय जो आदमखोर गुलदार था, वो चलमोड़ी के जंगल में रास्ते के ऊपर बैठा हुआ था। इसने अपनी रणनीति बदल दी थी। अब इससे कोई लोग जो है गिरे हुए जो लोग थे, जैसे शराब पी के लेट जाते थे, इस प्रकार के लोग अब इसको मिल नहीं रहे थे। इसलिए ये लगातार दूर से दूर चक्कर मार रहा था और आप लगा लो माला झूला और चलमोड़ी की दूरी 8 किलोमीटर के लगभग है। ये 8 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँच चुका था। जब उसने ये देखा कि ये 2 आदमी नीचे चल रहे हैं और पैदल बटिया पे चल रहे हैं, तो वो इनका पीछा वहीं से करने लग गया था। पानी के धारे पे जब ये लोग बैठे रहे, तो वो इनसे लगभग 50-60 मीटर दूर एक जगह पे बैठा इनकी सारी हरकत को देख रहा था। और जब ये लोग अलग-अलग हुए, तो वो गौतम के पीछे वहीं से चल दिया। और जब उसने इस नाले पे गौतम को आता हुआ देखा, तो वो बहुत जल्दी उस नाले के ऊपर बैठ गया और ज्यों गौतम उस नाले से उस रास्ते पे पहुंचा, इसने गौतम के ऊपर छलांग मार दी। इसकी जो वार था वो बहुत सटीक था। गौतम का जो सामान का पिट्ठू था, वो वही रोड सब रास्ते पे ही गिर गया और उसने गौतम को घसीटकर नीचे उस नाले पे खींच लिया। फिर अपनी आदत के मुताबिक उसने वही आंत, हार्ट और फेफड़े खाए और उसके बाद गौतम को थोड़ा और घसीटकर नीचे ले गया। जब घर वालों ने देखा कि गौतम अभी तक नहीं पहुंचा है, तो एक अनहोनी आशंका उनके दिमाग में घर कर गई और उन्हें ये था कि कहीं ऐसा न हो वो गुलदार अब यहाँ पहुँच गया हो। इसलिए उनकी घरवाली ने अपने अगल-बगल के जो लोग थे, उनको बताया कि गौतम अभी तक नहीं लौटा है। तो वो लोग हाथ में डंडे और टॉर्च लेके सड़क तक गौतम को ढूँढने के लिए निकल पड़े। उन्हें था क्या पता गाड़ी न मिली हो और यदि अब गाड़ी मिल भी गई होगी तो अंधेरा हो गया होगा, इसलिए गौतम को लेने वो लोग सड़क तक पहुँच गए। जब वो रास्ते में चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस नाले में जो रास्ता नाले से निकल कर होकर जा रहा था, वहाँ पे गौतम का पिट्ठू पड़ा हुआ है। नीचे की ओर उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, तो वहाँ खून की बूंदें और कुछ घसीट के निशान थे। लोग फटाफट नीचे की ओर बढ़े, तो उन्होंने वहाँ से एक गुलदार को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। वो समझ गए कि अब गौतम इस दुनिया में नहीं है। अतः इस गुलदार ने जो
चौथा किल था वो कर लिया था, और इस माह में ये इसका दूसरा किल था। यानी 6 तारीख, 16 तारीख ये घटना हुई, यानी 9 तारीख और एक हफ्ते बाद 16 तारीख। तुरंत इसकी सूचना उसके घर वालों तक पहुंची। उनका रो रो के बुरा हाल था। कहाँ वो गौतम को खाने के लिए खाने पे इंतजार कर रहे थे, और कहाँ अब उसकी मौत की खबर आ रही है। गांव वालों ने वहीं पे रात में आग जलाकर सारे लोग वहां पे बैठे रहे। अगल बगल के गांवों में भी ये सूचना पहुंच गई, और लोग रात भर उस बॉडी के बगल पे ही वहीं बैठे रहे। सुबह राजस्व विभाग और फॉरेस्ट वालों को ये सूचना दी गई। फॉरेस्ट और राजस्व विभाग वहां पहुंचा। अब फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। वास्तव में केवल जून में 7 दिन में ये दूसरी घटना हो गई थी। आनन फानन में डीएफओ द्वारा वहाँ एक पिंजरा लगा दिया गया, और काश ये पिंजरा इससे पहले यदि लगाया जाता, क्योंकि उस समय गुलदार अपने शिकार पे जरूर लौटा होगा, परंतु उस समय ये पिंजरा नहीं लगाया गया था। अब गुलदार, क्योंकि इससे पहले जो 3 घटनाएं उसने की, जब वो अपने शिकार पे लौटा होगा तो उसे वो शिकार अपना शिकार नहीं मिला। अब उसने अपनी आदत में ये परिवर्तन ला दिया था कि जितना खाना है पहले दिन खा लो, दूसरे दिन जब ये लोग एकत्र होते हैं तो ये शिकार को उठा के ले जाते हैं। इसी आदत के मुताबिक वो गुलदार अब चलमोड़ी पे नहीं था, बल्कि वो अपने अगले शिकार के लिए वहां से चल दिया था। दोस्तों, इसके बाद ये गुलदार वहां से निकलकर, क्योंकि चलमोड़ी थल के नज़दीकी था, अब ये क्योंकि गर्मियों के दिन थे, ये इलाका गर्म था, अतः गुलदार गर्मी से बचने के लिए भी और नए शिकार के लिए नई जगहों की तलाश में निकल चुका था। वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लीजिए, और इस वाले मार्का इस धार को ना यहाँ से देखिए, क्योंकि इसके ठीक बैक साइड में तो है, ये भी यहाँ पर से लेने वाला। इस समय यह गुलदार शालबे के ऊपर जो बांज वाला जंगल है, वहाँ एक गांव था बमन बचूरी। चारों ओर से माच के जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर प्लेस था। गर्मियों में ये एरिया बहुत ठंडक देने वाला होता है, और जहाँ माच के जंगल होते हैं उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और चीड़ के जंगल की अपेक्षा ये बहुत ठंडा इलाका होता है। बमन बचूड़ी में एक गौरव का परिवार रहता था। उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे खेती से और पशुपालन से और गौरव दिहाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोस्तों, गणना के मुताबिक 2013 मलमास जाने के कारण 2013 में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, शादियाँ ये नहीं होने थे, और सीधे जो भी धार्मिक कार्य होना था वो 2014 में होना था। जिन लोगों की सगाइयाँ पहले हो चुकी थी, वे अब बहुत जल्दी अपने बेटों की, अपनी बेटियों की शादी 2012 में ही करना चाहते थे, क्योंकि 2013 में कोई इस प्रकार का कार्य नहीं होना था, या तो फिर 1 साल रुकने के बाद 2014 में ही धार्मिक कार्यों को होना था। इसलिए इस समय हर गांव में, हर इलाके में शादियों की बहुत ज़्यादा धूम थी, और बमन बचूड़ी के बगल वाले गांव में भी शादी थी। सारे लोग उस दिन, यानी 22 जून 2012
22 जून को सारे लोग उस शादी में गए हुए थे, अगल बगल के गाँव के। रात के 9 साढ़े 9 बजे प्रीति भोज हुआ। और पहाड़ की शादियों में प्रीति भोज के साथ शराब का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ भी यही हुआ, खाने के साथ शराब। और उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे अपने गाँव की ओर झुंड बना के चलने लगे। जो चलमोड़ी था, चलमोड़ी यहाँ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर था, इसलिए भय तो था लोगों को, परंतु उतना ज़्यादा भय नहीं था। उन्हें ये पता नहीं था कि ये चलती फिरती मौत आज कहाँ होगी। इसलिए दिल में एक हल्का सा डर था, और बाकी उतना एकदम कर्फ्यू वाला भय इन लोगों तक अभी नहीं पहुंचा था। जब ये लोग बारात से चले तो इस स्थान पे जहाँ बमन बचूड़ी था, ये 4-5 लोग उस गांव के लिए इकट्ठा होकर चलने लगे। और धीरे धीरे गांव के नज़दीक जब गांव लगभग शुरू होने वाला था, तो सारे लोग अपने अपने रास्तों पे अलग अलग चलने लगे। उन्हें आज ये पता नहीं था कि ये आदमखोर इन लोगों का पीछा कर रहा है। मार्च के झुरमुट से ये इन लोगों के पीछे लग गया था। और जो गांव की खेती जब शुरू हो रही थी और गौरव अकेला चल रहा था, तो इस गुलदार को ये पता था कि यदि उसने ये मौका चुका दिया, तो उसके बाद गांव की जो खेती है वहाँ पे जब ये रास्तों पे चलेगा, तो ये खेती जो है वो खुले स्थान पे होगी और उसे शिकार करना टफ हो जाएगा। इसलिए मौका बिना गंवाए उसने गौरव पे हमला कर दिया। उसका हमला इतना सटीक था कि गौरव की चीख तक नहीं निकल पाई, केवल उसके हाथ का टॉर्च और डंडा वहीं पे गिर गया। वे उससे खींचते हुए खेतों से नीचे जो एक नाला था, उस नाले तक ले गया। और अपने आदत के मुताबिक वही जो पहले करता था, आँत खा गया, हार्ट खा गया, फेफड़े खा गए, और उसके जो आगे की जो पसलियाँ हैं, वो सारी पसलियाँ इसके द्वारा खा ली गई। जब लेट तक गौरव घर नहीं पहुंचा, तो घर वालों ने सोचा शायद साथी नहीं मिला होगा और वो वहीं रह गया होगा। सुबह जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में टॉर्च और डंडा, नीचे खून की बूंदें और घसीट के निशान दिखाई दिए। तो वो लोग समझ गए कि आज गुलदार द्वारा कोई शिकार किया गया है, परंतु कौन है ये उन्हें मालूम नहीं था। तो फटक से ये सूचना गांव को दी गई। गांव से 2-4 लोग आए और उसके बाद उस घसीट के निशानों का पीछा करते हुए उन्हें वहां गौरव का शव प्राप्त हुआ। घर में जो गौरव का इंतजार कर रहे थे, एकदम ये सूचना पहुंची। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। अब वन विभाग और फॉरेस्ट को भी ये सूचना दे दी गई। यानी इस महीने 9 तारीख, 16 तारीख और 22 तारीख इस गुलदार ने एक अति कर दी थी। और इसी माह एक एक हफ्ते बाद ये वारदातें करता गया। एक चलती फिरती मौत जो 20 किलोमीटर एरिया में चल रही थी, इसे अब सुनकर भी लोग घबराने लग गए थे। अब उन्हें ये पता नहीं था कि ये गुलदार कहाँ है और इसका अगला वार कहाँ होगा। दोस्तों, सांता से और नीचे सड़क के ऊपर तक एक धार जो है वो जंगलों से, उसके दोनों तरफ जंगल है और धार नीचे तक पहुंचती है। ये धार तुरगोली, चलमोड़ी, सैनखेत, माला झूला और इधर बमन बचूड़ी, शालवे, अटल गांव, इसको बीच में अलग अलग करता है।
यानी बीच में जो ये धार है, इस धार पर घना चीड़ का जंगल और ऊपर बांज का जंगल है। यदि हम स्यालवे से देखें तो हमको दूसरा वाला एरिया नहीं दिखाई देता है, और जब सांता वाले पोर्शन से हम देखें तो हमको स्यालवे वाला पोर्शन नहीं दिखाई देता है। परंतु जो नीचे जो रोड मुआनी के लिए जा रही है, यानी पिथौरागढ़ थल से पिथौरागढ़ जा रही है, उसके ऊपर से ये धार समाप्त हो जाती है और वहाँ थोड़ा हल्का समतल वाला एरिया है जिस पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। ये गांव इस समय गर्मियों में गर्म और जाड़ों में ठंडे होते हैं। अब इस गुलदार का जो वार था, उसके लिए लोग डरे हुए थे। लोगों ने अब सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि एक पत्रकार महोदय जो उस समय इस खबर को कवर करते थे, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक कर्फ्यू जैसी माहौल स्टार्ट हो गया था। शराबी ने अपना रास्ता बदल दिया था। यहाँ तक कि अब शाम को कोई भी व्यक्ति शराब पिए हुए या लेट तक अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाते, और सबको, क्योंकि जान सभी को प्यारी है, इसलिए ये प्रिकॉशन अब सब जगह लागू अपने आप ही हो गया था। लोग गुलदार से डरने लगे थे। दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और तथा आधे अक्टूबर तक ये गुलदार सांस अपने बच्चों को लेके अंदर चले जाएंगे। आप कहीं पूरे अलाउंस होते थे, पूरे क्षेत्र में अलाउंस होता था, और वो करीब करीब एक तरीके का कर्फ्यू होता था जिसमें पुलिस बताती है, और वो कर्फ्यू कहा जाता था। हम लोग जब उसको रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें कहा जाता था कि ये जो नरभक्षी गुलदार है, इसका सबसे बड़ा कर्फ्यू है इस क्षेत्र का। और कई कई बार तो ये, जैसा आपने बोला था सर, कई कई बार उसमें जो शराबी टाइप के तत्व थे वो लोग ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए थे। वो नहीं जाते थे घर। अगर वो डीडीआर पे ज़्यादा शराब पी लेते थे वहाँ के लोग, तो घर ही नहीं जाते थे, वो लोग यही रह जाते थे होटलों के अंदर, नहीं जाते थे सर। पता चलने लग गया था लोगों को, मूवमेंट में पता चलने लग गया था कि शांत रहा। शांत तो क्या रहा, ये अपने रोटेशन पर चल रहा होगा, परंतु उसे अब इस प्रकार के लोग नहीं मिल पा रहे थे जो देर शाम घर की ओर जा रहे थे। इसलिए ये इस 3.5 महीने में कोई घटना नहीं कर पाया। अब इस गुलदार ने अपनी रणनीति और बदल दी थी। अब यह रोड के किनारों पर बैठकर या रात को रोड पर भी चलकर अपने शिकार को ढूंढ रहा था। ये अब इतना चालाक हो गया था, उसे मालूम था कि जो लोग गाड़ियों से आते हैं, वे जो रास्ते गांव वाले रास्ते हैं, उन रास्तों पे उसके बाद चलते हैं। इसलिए ये रोड के किनारे जो भी रास्ते हैं, उन रास्तों पे ये टोह लगा के बैठ जाता, और शाम के समय लोगों को ये देखता कि किस रास्ते पे लोग चल रहे हैं। यही इसकी प्रक्रिया थी। अब इसकी जो अगली घटना थी वो थी तुरगोली की। दोस्तों, इस घटनाक्रम का ये दूसरा भाग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों इसके तीसरे भाग में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।